हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 2 कराने वाला हूं, जिसमें हमारे पीसीएस के 150 क्वेश्चन होंगे। हाँ, सिर्फ अंतर यही होगा कि हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद ऑप्शन पे सही ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, और इससे क्या होगा, हमारा समय का बचत होगा। आप लोगों से निवेदन है कि जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो सवाल को रोक लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग उस पर टिक लगाइएगा। देखते हैं आप लोगों का कितना सही होता है। ठीक है, चलिए आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा पहला सवाल क्या है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है, पढ़ लेना है और उसके बाद आपको बताना है। चलिए मैं सही बता रहा हूँ। इनमें से वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों का ज्ञात था। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी इसकी तेज कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, किसके बारे में, पाषाण युग के बारे में हमें विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। विभिन्न युगों को पत्थर के औजार के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। केवल हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा केवल 1 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग रोक करके सवाल को पढ़िएगा और उसके बाद वो करिएगा। ठीक है, चलिए आइए तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनमें से सही कौन सा है। शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहरों, ईंटों और तौल से सुस्पष्ट होता है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई है। इनमें दोनों सही है, इसीलिए हमने इसको दोनों को बताया है। देखो, एग्जाम टाइम में जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। एक ठीक है, सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। ठीक, चलिए आइए, एक तरफ वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके उपनिषद दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आइए, चलिए मैच करा लेते हैं। इनमें से हमारा जो सही होगा वो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है। ठीक है, एक और सामवेद का, साम में सुरीला हो। ठीक है, सामवेद का पंचविश होता है। क्या होता है, सामवेद का पंचविश। अथर्ववेद का गोपथ है। यजुर्वेद का शतपथ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से समय कम लगेगा। ठीक है, चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था। ठीक है, चलिए, कंथक, अलार कलाम, चन्ना, गोसाल, मक्खलपुत्र। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से केवल 4 ऑप्शन क्या थे, बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे। बाकी कंथक थे, अलार कलाम थे और चन्ना थे। ठीक, चलिए आइए, इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। दिख रहा है सही तरीके से। ठीक है, अगले सवाल में क्या है, निम्नलिखित मगध राजवंश को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा वंश किसके बाद आया हुआ था। ठीक है, चलिए आइए, इसको देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आइए, इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है, पहले तो आया था हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश के बाद आया था नंद वंश। नंद वंश के बाद आया था, पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर, मौर्योत्तर में आता है शुंग वंश। तो इस तरीके से हमारा जो ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। कौन कौन से, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैच करा लेते हैं इसी कड़ी में। सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। तिरुकुरल। ठीक, तिरुकुरल क्या है, किस कथा पे लिखा गया है। तोलकप्पियम क्या है, शिल्पाधिकारम क्या है, मणिमेखलम क्या है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तिरुकुरल, तिरुकुरल जो है वो बड़ी कथा है। ठीक है, तोलकप्पियम, ठीक है, तोलकप्पियम क्या है, तोलकप्पियम जो है व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तोलकप्पियम क्या है, तोलकप्पियम व्याकरण ग्रंथ है। और शिल्पाधिकारम, इसमें प्रेम कथा है। ठीक है, मणिमेखले, इसमें दर्शन है। ठीक है, ओके। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या है, पूर्व मध्यकालीन, उत्तर और वर्तमान में अवस्थित।
एक प्रदेश थे और प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है उनका। कोल अलीगढ़ को कहा जाता था, महोत्सव नगर महोबा को, ठीक, महोदय श्री कन्नौज को, जेजाग भुक्ति कौशाम्बी को। बात किया जा रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही सुमेलित, सॉरी, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए आइए 9वां नंबर सवाल देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रम करना है। तो आप लोग इसको जरा गुरचिप, क्या गुरचिप, ठीक, गुजरात हो गया, रा से रणथंभौर हो गया, ची से चित्तौड़ हो गया, वा से वारंगल हो गया। तो इस तरीके से गुरचिप आप याद रखिएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दो, गु से गुजरात, रा से रणथंभौर, ची से चित्तौड़, वा से वारंगल, ठीक। तो ये हमारा गुरचिप जरूर याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के ये अभियान के बारे में जब भी सवाल आएगा गुरचिप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल क्या है, सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो हमारा रागमाला क्या है, रागमाला पुंडरीक विट्ठल है, ठीक है। चलिए रसकौमुदी, रसकौमुदी क्या है, श्रीकंठ ने लिखा था, ठीक, रचनाकार हैं। रागमाला किसने लिखा था, पुंडरीक विट्ठल ने लिखा था। रसकौमुदी किसने लिखा था, श्रीकंठ ने लिखा था, ठीक है। और बात करेंगे राग विबोध, क्या राग विबोध किसने लिखा था, तो राग विबोध सोमनाथ ने लिखा था, ठीक। चतुर्दंडी प्रकाशिका किसने लिखा था, तो वेंकट रमन ने लिखा था। हो गया। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। चलिए आइए देख लेते हैं फटाफट। रणथंभौर, रणथंभौर के राजा का क्या नाम था, जो रणथंभौर के राजा का नाम था हमीरदेव, ठीक। चित्तौड़, 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 ठीक है। इनमें थोड़ा सा इन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो ऐसे आप लोग मिलाइए। रणथंभौर, रणथंभौर के राजा कौन थे, हमीरदेव थे। चित्तौड़, चित्तौड़ के राजा कौन थे, तो चित्तौड़ को हम यही मिला देंगे, राणा रतन सिंह थे। देवगिरी के राजा कौन थे, राजा रामचंद्र देव थे, ठीक है। और करदेव कहाँ के राजा थे, करदेव जो थे गुजरात के राजा थे। इसको ऐसे मिला दीजिए, इन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया है, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं हम फटाफट। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। चलिए आइए इनमें से कौन सा सही है, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो इनमें से हमारा नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उनसे राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया, ये बात पूरी तरह से सत्य है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीन लिया, ये भी बात सत्य है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी बात सत्य है। और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत राय थे, ये भी बात सही है। तो इस तरीके से हमारे इसमें से चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए आइए 13 नंबर सवाल बात कर लेते हैं। 13 नंबर सवाल में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आदिल शाही वंश कहाँ पे था, निजाम शाही था, इमाद शाही था और कुतुब शाही था, ठीक है। चलिए ये बात करते हैं। तो आदिल शाही, आदिल शाही कहाँ पे था, बीजापुर में था। निजाम शाही अहमदनगर में था। इमाद शाही कहाँ पे था, इमाद शाही बरार में था। और कुतुब शाही गोलकुंडा में था। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक। आदिल शाही, बीजापुर, निजाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बरार, कुतुब शाही, गोलकुंडा, हो गया। चले आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल, 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ, जो प्रकट करती है क्या। 14 नंबर में क्या है, गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क, ठीक है, ये भी बात सत्य है। पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली कौन सी है, यही बात सत्य है। और भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, ये भी बात सत्य है। इस तरीके से 14 नंबर का हमारे तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से सही हो जाएंगे, ठीक। चले आइए 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल में हमें मैच कराना है, ठीक है। चलिए आइए मैच करा लेते हैं। दोहरा गुम्मद किसने बनवाया था, दोहरा गुम्मद सिकंदर लोदी ने बनवाया था, ठीक। अष्टभुजी मकबरा, क्या अष्टभुजी मकबरा शेरशाह, ठीक है। सत्य मेहराबी मकबरा जो है बलबन, ठीक है। गोल गुम्मद मोहम्मद आदिल शाह, इस तरीके से इसको हम मैच करा लेंगे, ठीक। चले आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि
ठीक है, चलिए आइए देख लेते 16वां नंबर हमारा क्या कह रहा है। 16वां नंबर भी हमें मैच कराना है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्या अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर आधिपत्य इन्होंने किया था। ठीक, नीनो डी कुन्हा, क्या नीनो डी कुन्हा पुर्तगाल हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा स्थानांतरित किए थे। ठीक, पेड्रो अल्वरेज क्रेबाल ने सितंबर 1500 में भारत का आगमन किए थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। इस तरीके से हमारा ये बी ऑप्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और आंतरिक ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं इनमें से कौन सा हमारा सही है। न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस, इनमें से बताइए आप लोग इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से न्याय प्रशासन सही है, भू राजस्व सही है और पुलिस सही है। इस तरीके से हमारा इनमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो चलिए आइए। सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई थी, क्या बात सत्य है। पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाल दिया गया था। कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मॉन्सरेट ने अकबर के साथ यात्रा किया था। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से हमारा 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। ठीक, चलिए आइए। काल कोठरी की घटना कब हुई थी। 20 जून 1756 को। कब, 20 जून 1756 को। चलिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी। तो फरवरी 1765 को। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। अगस्त 1765 को। कब, अगस्त 1765 को। इस तरीके से आप लोग इसको सही तरीके से मैच करा लीजिएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आइए। 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं। हेक्टर मोनरो बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किया था। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए ठीक है, तो इनमें से जो गलत है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट इसी कड़ी में। हमारा 21 नंबर का सवाल करा, दिख तो रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी इसको तेज कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कथन 1 और कथन 2। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। ब्रिटिश विधिवेत्ता प्रमाणिक मूल ग्रंथों के अधिनियमों को समझने के लिए भारतीय पंडितों और मौलवियों का भरोसा करते थे। कथन 2 क्या कह रहा है। ब्रिटिश सत्ता ने 1783 में हिंदू कानूनों को तथा 1785 में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट बताइए। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ए सही है, बल्कि ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े फटाफट। इनमें से कौन सा गलत सुमेलित किया गया है। रमौसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह 1822 में किया था क्या। संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा 1899 में किया था क्या। रंगपुर विद्रोह दिरजी नारायण 1783 में। कोल विद्रोह बुद्ध भगत 1831 में। आपको बताना है फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, और संथाल विद्रोह की बात किया जा रहा है तो संथाल विद्रोह का 1855 और 56 में हुआ था। ठीक है, और जो इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहादुर शाह के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक, 1857 के विद्रोह ने उनके लिए अपनी वफादारी की घोषणा की थी। वे दिल्ली में अश्वारोही अफसर लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा मारे गए थे। शुरू में वे 1857 के विद्रोह की अगुवाई करने के इच्छुक नहीं थे। वे एक कवि भी थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए आइए। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था पूछा गया है। पहला ऑप्शन, विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं
धूल धूसरित कर दिया, इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक, दिख रहा होगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया है। देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे ये, वेदों को अबोध मानते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया करते थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारे तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए, सर सैयद अहमद खान के बारे में बात किया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। उनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। क्या बात सत्य है। उन्होंने कुरान पर, हाँ यहाँ आ जाइए, उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से जो हमारे पहला और दूसरा, कि उनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, उन्होंने कुरान पर टीका लिखी थी। ठीक, तो ये दोनों बात हमारी क्या हो जाएंगी, सत्य हो जाएंगी। चलिए 27 नंबर, हेनरी विवियन डेरोजियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है किसके बारे में, हेनरी विवियन डेरोजियो की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आइए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, उनका जन्म 1809 में हुआ था। क्या बात सत्य है। वो 1834 तक हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे। वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया इनमें से हमारा जो दूसरा ऑप्शन छोड़ दिया जाए, ठीक है, क्या दूसरा ऑप्शन छोड़ दिया जाए, तो 1, 3 और 4 पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 28 नंबर सवाल देख लेते हैं। वो एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ इसके संस्थापक है। आपको बताना है। ठीक, लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारिकानाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, द्वारिकानाथ टैगोर थे। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसके संस्थापक विलियम एडम्स थे। ठीक, इंडियन सोसाइटी इसके स्थापना जो थे आनंद मोहन बोस थे। और इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी थे। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए 29 नंबर सवाल देख लेते इसी कड़ी में फटाफट। 29 नंबर हमारा सवाल कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में, अब कांग्रेस के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए आइए बात करते हैं फटाफट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं भैया, एनी बेसेंट थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। ठीक है, क्या बात सत्य है। ठीक है, एलन एक्टिंघम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अल्फ्रेड वेब वे कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया इनमें से CR दास जो थे ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। चलिए सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। तृतीय अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा है। ठीक, चतुर्थ अनुसूची में राज्य में स्थानों का आवंटन है, इसको इससे मैच करा देंगे। चलिए आइए फटाफट, यहाँ 7वीं अनुसूची में क्या है, संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई जाने वाली विधियों के विषय में सूची है। और 8वीं में क्या है, भाषा है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। 31 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि संवैधानिक सरकार वह है जो, ठीक है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से इनमें से हमारा बी या दूसरा ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल 32 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी विशेषताएं संघीय राज्य के मानकों के विपरीत है। समान अखिल भारतीय सेवा, एकल एकीकृत न्यायपालिका। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक, तो इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल 33 नंबर सवाल देख लेते हैं। कथन और कारण का है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपरोक्त कथन सही है। ठीक, विचार करना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। क्या बात सत्य है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे सही है। तो इनमें से भैया हमारे चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ें।
सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आइए। मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार हमारी किस भाग में है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो हमारा है वो भाग 3 में है, ये बात सत्य है। मौलिक कर्तव्य हमारा किस में है? मौलिक कर्तव्य हमारा 4A में है, ये भी बात सत्य है। संघ हमारा 5 में है। आपात उपबंध हमारा 18 में है। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो ए पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक, धारा 17 में, ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन। ठीक, आर्टिकल 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। धारा 24 में, आर्टिकल 24 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 24 में है क्या कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए, ठीक, नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें 37 नंबर का सवाल है। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद है, दूसरी तरफ आरक्षण के क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए आइए मैच करा देते हैं। आप लोग इसको मैच करा लीजिएगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल है। राज्य में विधायिका का गठन, विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते, वित्त विधेयक की परिभाषा। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो राज्यों में विधायिका का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ था? तो अनुच्छेद 168। ठीक है, विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178। ठीक है, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते 195, वित्त विधेयक की परिभाषा ये अनुच्छेद 199। ठीक, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है क्या? ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराध के लिए विभिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना चाहिए। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है, ठीक है, तो इनमें से हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, और एक इधर है, ये 4 हो गया। ठीक, इस तरीके से हमारा बी हो जाएगा। कानून के समझ जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों को समान न्याय होना चाहिए। ठीक, चलिए ये 40 नंबर सवाल देख लेते हैं। 40 नंबर कथन और कारण का सवाल है। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए आइए 40 नंबर सवाल देख लेते हैं। 40 में से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण ग्रहण नहीं कर लेगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है? तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन नहीं है वो सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, चलिए आइए 42 नंबर सवाल देख लेते हैं। 42 नंबर सवाल हमारा कथन और कारण का भी है। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में बात किया जा रहा है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। दूसरा, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है? तो इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए आइए
चलिए, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? किसके राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में बात किया जा रहा है? ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं 44 नंबर। क्या कहा जा रहा है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देख लेते हैं। 45 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात किया जा रहा है। राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए। चलिए फटाफट बताइए इनमें से आप कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ठीक, 45 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन पूरी तरीके से सही हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्या है? 46 नंबर हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संसद असीमित विधायनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। संविधान ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है, चलिए आइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? 46 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ए हमारा सही है और आर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, 47 नंबर देख लेते हैं फटाफट। ठीक, आप लोग जब भी सॉल्व करिएगा बड़ी आसानी से बड़ी सावधानी पूर्वक सॉल्व करिएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। 47 नंबर। ठीक है, 47 नंबर छोड़ देते हैं ना, इसमें ये दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिए आइए 48 नंबर फटाफट देख लेते हैं। 48 नंबर हमारा कह रहा है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात किया जा रहा है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तरफ सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। चलिए लोक लेखा समिति, क्या लोक लेखा समिति की बात किया जा रहा है? तो लोक लेखा समिति जो है वित्तीय समिति के बारे में वो करता है। ठीक है, और याचिका समिति कार्यकारी समिति। ठीक, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये जो होती है तदर्थ समिति के अंतर्गत आती है। ठीक, विभागीय समितियाँ स्टैंडिंग समिति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आइए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 50 सवाल। चलिए 50 नंबर सवाल। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, इनमें से दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, इसीलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, विधानसभा का ही अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। ये बात सत्य है। ठीक, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। ठीक, ये बात गलत है। ठीक, ये बात हमारा सही है, तो इसमें केवल एक हमारा सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल देख लेते हैं। कथन और कारण की बात किया जा रहा है। भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। ठीक, संविधान में संशोधन दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से हो सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से 52 का सी ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर सवाल देख लेता हूँ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो हमारा 86 संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, और नगर पंचायत 88 संविधान संशोधन। पंचायती राज का निर्वाचन ये हमारा 73वां में हुआ था, ये सभी को पता है। सेवा कर जो होता है वो 74 में हुआ था। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए फटाफट ज़्यादा समय न लेते हुए अगला सवाल देख लेते हैं। एक तरफ नदी है और एक तरफ शहर है, आपको मैच कराना है। ठीक है, चलिए आइए 54 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है? गंगा नदी कानपुर के बिठूर से होते हुए बहती है, तो हम इसको मिला देंगे। राप्ती नदी जो है गोरखपुर में पड़ती है। ठीक, और सई
सई नदी तो अपने प्रतापगढ़ होकर गोमती नदी तो हमारी जौनपुर होकर के आती है। गोमती नदी जौनपुर से बहती है और सई नदी प्रतापगढ़ से होते हुए बहती है। इस तरीके से हमारा दिख रहा है। इस तरीके से हमारा 54 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। हाँ, यही सही होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। सबसे पहले हम समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली को मैच करा देते हैं। ठीक है, सी के 4 देख लेते हैं। सी के 4 इसमें भी है और सी का 4 इसमें और कहीं नहीं है। तो इस तरीके से हमारा 55 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, उन्नाव में पड़ता है। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पड़ता है, तो ओखला पश्चिम बिहार हमारा कहाँ पड़ता है, बी का 3 गाजियाबाद। पार्वती अर्का पश्चिम बिहार ये गोंडा में पड़ता है। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल में हमारा कहता है सूची एक तरफ नगर है और एक तरफ नदी है। ठीक, वही बात आ गई है। अयोध्या कहाँ पे है, अयोध्या किस नदी के किनारे है, अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे है। ठीक है, 56 नंबर है ना। चित्रकूट किस नदी किनारे है, चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी किनारे है। ठीक है, और जौनपुर हमारा गोमती नदी किनारे बहती है। मथुरा तो यमुना नदी किनारे है। और ये हमारा अयोध्या सरयू नदी किनारे। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पे, गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में। आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वो रामपुर में स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे सवाल देखते हैं। चलिए फटाफट फिर से सूची 1 से सूची 2 को मैच करा लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो हमारा इनमें से सही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे, ये तो वाराणसी में है। ठीक, ये तो हम इसको वाराणसी मिला देंगे। और भातखंडे संगीत संस्थान, क्या भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है। निराला आर्ट गैलरी, क्या निराला आर्ट गैलरी ये कहाँ पड़ता है, तो निराला आर्ट गैलरी जो है वो प्रयागराज में पड़ता है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये अमेठी में पड़ता है। उस समय जब सवाल बनाया था तो रायबरेली के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आइए ज़्यादा समय लेते हुए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। एसो चैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी माध्यम से छोटी इकाइयों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही है, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, चलिए आइए फिर सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। एक तरफ नाभिकीय संयंत्र केंद्र है, दूसरी तरफ उसके राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए आइए। तो भैया कोटा कहाँ पड़ता है, सीधा राजस्थान में पड़ता है। तारापुर कहाँ पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तारापुर हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। काकरापार गुजरात में पड़ता है और नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस तरीके से कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं, 1 के 4 हो गया, बी के 3। हाँ, ये। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा सही सुमेलित पर्वत श्रेणियों को लगाना है, किधर से किधर तक श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित। अच्छा, हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सी अवस्थित है। ठीक है, चले आइए। ल्योत्सो, अन्नामलाई, सिरुमाली। ठीक है, तो भैया इनमें जो हिमालय श्रेणी में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अन्नामलाई क्या है, दक्षिण भारत में, सिरुमाली क्या है, मध्य भारत में है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए फिर से एक तरफ जलाशय है और दूसरी तरफ राज्य है। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए। घाट प्रभा कहाँ है, तेलंगाना में है, ये बात सत्य है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, मैथन छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और तीसरा हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि भारत के
ठीक। कह रहा है भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार करना है। इसे लाल नदी और नीली पहाड़ियों वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। इसमें भारत के 6 में 3 भू आकृतिक प्रभाग हैं। यह देश के कुल क्षेत्रफल से के लगभग 2.39% में फैला हुआ है। चलिए, क्या भारत के एक राज्य के बारे में, ये किस राज्य के बारे में ये सारी बातें कही जा रही हैं? तो भैया ये असम राज्य के बारे में सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए आइए, सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। चलिए, दिल्ली किस तरह के प्रदेश के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो दिल्ली जो है वो आती है अर्धशुष्क के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अर्धशुष्क के अंतर्गत। ठीक है, और मुंबई जो आती है वो उष्ण आर्द्र के अंतर्गत। जोधपुर पूरी तरीके से शुष्क राजस्थान में। शिलांग जो है आर्द्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। तीर्थ स्थल अवस्थित है। श्रीशैलम नल्ला माला पहाड़ी पे, अंकरेश्वर सतमाला पहाड़ी पे, पुष्कर महादेव पहाड़ी पे। तो इनमें से श्रीशैलम जो है नल्ला माला पहाड़ी पर है। तो हमारा यही एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। 65 नंबर। 66 नंबर सवाल देख लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। ठीक, सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ उसकी सबसे ऊंची चोटी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सारामती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक, डोटा बेटा ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। क्या कैसे याद करेंगे? केरल अन्नामलाई, ठीक, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु डोटा बेटा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध के बारे में कौन सा सही नहीं है? इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। प्रायद्वीपीय की ऊंचाई समानता पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियों तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इनमें से हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा पूरी तरीके से सही है। ठीक, चलिए आइए अगले सवाल देख लेते हैं। कथन और कारण के सवाल हैं। कथन और कारण के सवाल में हमें यह बताया गया, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ठीक है, चलिए ऊंची जाति मिलेगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? आपको बताना है कि इनमें से सहायक नदियां कौन सी हैं। तो इनमें से जो सहायक है किसकी, ब्रह्मपुत्र की, दिबांग भी है, कमेंग भी है, लोहित भी है। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए 70 नंबर सवाल देख लेते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? कौन सी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन से? नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। बहुत सवाल पूछा जाता है। चलिए 71 नंबर सवाल देख लेते हैं। हिमनद और कहाँ पे अवस्थित है? कौन सा हिमनद और वो कहाँ पे अवस्थित, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, चलिए आइए ये आपको बताना है। ठीक है, सियाचिन हिमनद ये नुब्रा घाटी में है। बैफो हिमनद ये ब्राह्मलोह घाटी में। 12 सिगरी हिमनदी ये चंद्रा घाटी में है। इस तरीके से हमारा ये डी ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल देख लेते हैं। एक तरफ झील है और दूसरी तरफ वो कहाँ पे अवस्थित है? चलिए आइए देखते हैं। साला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील कहाँ पे? हरियाणा में है। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में है। कालीबेली झील कहाँ पे? तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिर्फ किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हमारा पहला ही गलत हो जाएगा। क्या पहला है गलत? जो जिला बोमाडीला अरुणाचल में, माना दर्रा माना और नीत दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, 73 का एक क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। सूची एक तरफ जलवायु है, दिख रहा है, एक तरफ जलवायु है और दूसरी तरफ उसके प्रकार हैं। चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं इनमें से कौन सा मैच कराना है। ठीक है, चलिए सवाना उष्ण कटिबंधीय ये प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है।
ये हो जाएगा। ठीक है, गर्म मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में है। ठीक है, ध्रुवीय प्रकार जम्मू और कश्मीर में है। ठीक, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 75 नंबर। एक तरफ कच्छ वनस्पति है और दूसरी तरफ राज्य हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अचरा रत्नागिरी ये तमिलनाडु में है। ठीक, कुंडापुर कुंडापुर कहाँ पड़ता है? सॉरी, अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में। कुंडापुर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। पिछवरम, ठीक है, पिछवरम कहाँ पे पड़ता है? फिर से एक बार देखते हैं। रत्नागिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कुंडापुर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और पिछवरम कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। वेम्बनाड कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। इधर उधर हो गया, आप लोग सही से मैच करा लीजिएगा। इस तरीके से हमारा ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लैटराइट मृदा के संदर्भ में कौन सी बात सत्य है? ठीक, लैटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अगला सवाल देख लेते हैं। लैटराइट मृदा जैविक समृद्धि होती है, वह पश्चिमी बंगाल, असम एवं उड़ीसा में पाई जाती है। लिखित में से कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो इस तरीके से सीमा खाली पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर सवाल देख लेते हैं। नाहर परियोजना और अवस्थित है घाट प्रभा बात कर रहा है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसमें से हमारा डी सुमेलित नहीं है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। उकाई परियोजना गुजरात में पड़ती है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, चलिए आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए। इडुक्की परियोजना भैया केरल में है, और केरल में ये जो जल विद्युत परियोजना है उसमें ये परियोजना नहीं है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी हमारे क्या साबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना, मतलब 2 3 4 इसको याद रखिएगा। जल विद्युत परियोजना केरल में पड़ती है। ठीक, 78। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल हमारा 79 सवाल हमारा कथन और कारण का है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो एक गलत है और हमारा आर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल देख लेता हूँ। 80 नंबर सवाल में हमारे क्या बताया? समय क्षेत्र दिया हुआ है और एक तरफ देश दिया हुआ है। ठीक, फ्रांस में क्या है? 12 समय क्षेत्र है। हाँ, 12। ठीक है, और अमेरिका में कितने हैं? अमेरिका में 11 है। ठीक, और दक्षिण अफ्रीका में कितने हैं? दक्षिण अफ्रीका में 2 हैं। ठीक है, और इंग्लैंड में कितने हैं? इंग्लैंड में 9 है। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 80 का हमारा सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। 1 का 2, बी के 1, सी के 3 के। ठीक, चलिए आइए 81 नंबर फटाफट देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बैकानूर रूस, कोरियो फ्रेंच गुयाना, बोरोबुदूर इंडोनेशिया, कांस फ्रांस। आपको बताना है कि इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इनमें से भैया जो सही सुमेलित नहीं है वो सी 81 का हमारा हो जाएगा ए। ठीक, चलिए 82 नंबर देख लेते हैं। 82 नंबर में कह रहा है मैच कराने के लिए दिया हुआ है। ठीक, चलिए आइए। येलो स्टोन पार्क, ठीक है, क्या येलो स्टोन पार्क कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसको इससे मैच करा देते हैं। एफिल टावर, ठीक, ये तो सभी को पता है कि एफिल टावर फ्रांस में पड़ता है। फिर पेरिस में पड़ता है। पेरिस फ्रांस में है। पगोड़ा कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। ठीक है, और पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र में पाए जाते हैं। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस तरीके से हमारा 82 का ए। ठीक है, 1 का 2, बी का 4, सी के 1, डी के 3। ठीक, चले आइए फटाफट फिर से। पर्वत और देश हैं। किलिमंजारो कहाँ? किलिमंजारो तंजानिया में है। कहाँ पे? किलिमंजारो तंजानिया में है। टूबकल, ठीक, टूबकल पर्वत कहाँ पे है? मोरक्को में है। टूबकल पर्वत कहाँ पे है? मोरक्को में है। और स्टेनली कहाँ है? युगांडा में। और हुग्गार कहाँ पे है? अल्जीरिया में है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये मैच करा लीजिए। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल क्या कह रहा है? हम्म
चलिए आइए, निम्नलिखित में से रेगिस्तानों पर विचार करना है बढ़ते हुए आकार के क्रमबद्ध तरीके से। चलिए, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक, ठीक है। तो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इस तरीके से लिख लिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में। अरेबियन मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो अरेबियन मरुस्थल जो है पश्चिम एशिया में, पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी एशिया में। और सहारा मरुस्थल, ये तो सभी को पता है कि सहारा मरुस्थल भैया उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो गोबी मरुस्थल जो पड़ता है वो मंगोलिया में पड़ता है, ठीक, मंगोलिया। ये चीज़ भी याद रखिए, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, अरेबियन मरुस्थल पश्चिमी एशिया में, सहारा उत्तरी अफ्रीका में, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। अब कह रहा है कि सबसे छोटे से सबसे बड़े को क्रम में लगाना है, ठीक है। चलिए आइए इसको लगा लेते हैं। इनमें से हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 1, 4, 2 और 3, 1, 2, ठीक है, 3, 4, ठीक। चलिए इस तरीके से हमारा इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए फिर से सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। चलिए आइए, इटना, इटना, इटना कहाँ पड़ता है? इटना तो इटली में पड़ता है, ये चीज़ जरूर याद रखिए, सिसिली के इटली में। विसुवियस, विसुवियस कहाँ? विसुवियस इटली में, ठीक, विसुवियस, सॉरी, इटना सिसिली में पड़ता है और विसुवियस इटली में पड़ता है, लेकिन दोनों इटली में ही है, ठीक। इरेबस, इरेबस कहाँ पड़ता है? रासद्वीप अंटार्कटिका में। कहाँ पे? रासद्वीप, ये अंटार्कटिका में पड़ता है, ठीक। और कोटोपैक्सी, ये तो इक्वाडोर में पड़ता है, ठीक। इस तरीके से हमारा 85 85 कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 85 का हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक। चलिए 86 नंबर देख लेते हैं, ठीक। टाइबर नदी डेल्टा कस्पेट डेल्टा का उदाहरण नहीं है। टाइबर नदी डेल्टा टिरहिनियन सागर में गिरती है। यह नदी रोम शहर से गुजरती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं, ठीक। तो इनमें से हमारा 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 87 में फिर से हमें वही करना है, ठीक। नगर और एक तरफ नदी दिया हुआ है, क्या? नगर और एक तरफ नदी दिया गया हुआ है। चलिए मैच कराना है इनमें से, तो मैच करा लेते हैं फटाफट। 87, ठीक है। चलिए वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है, ठीक है। बर्लिन कहाँ पे है? मेजेनरेस नदी किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है, ठीक। मैड्रिड स्प्री नदी के किनारे है। इनमें से मुझे सही तरीके से 2 ही पता था, ठीक। चलिए आइए, ये फिर सूची 1 सूची 2 से मैच कराने के लिए आ गया है। 88 नंबर देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं अल्बाट्रोस पठार। तो अल्बाट्रोस पठार दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में है, ठीक। कहाँ? दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर है, मतलब 1 का 3 लिख लीजिए। 1 का 3 टेलीग्राफ पठार कहाँ पड़ता है? टेलीग्राफ उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो इसका तो ये हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, ठीक। और बात करेंगे एम्स्टर्डम सेंट पॉल का, ये आ गया एम्स्टर्डम सेंट पॉल हिंद महासागर में है, तो इसको तो यहाँ मैच करा देंगे। और कुरील कमचटका गर्त जो है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। कहाँ? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, मतलब 2, ठीक। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस तरीके से हमारा 88 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इसको मैच करा लीजिएगा, ठीक। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। एक तरफ धारा है और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दी गई हैं। चले आइए बात करते हैं कि कुरेशियो धारा कहाँ पे? प्रशांत महासागर में उष्ण गर्म धारा है। क्या? प्रशांत महासागर में उस गर्म धारा है। पेरू धारा जो प्रशांत महासागर में शीत धारा है, तो प्रशांत महासागर में शीत धारा है, ये हो जाएगा। लिब्राडोर जो धारा है वो अटलांटिक महासागर में शीत धारा है। फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर उष्ण धारा है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन? 1 का 3, बी का 4, ठीक है, सी का 2 और डी का 1, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल देख लेता हूँ। विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश। चलिए आइए बात करते हैं विसुवियन द्वीप कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। बियर पीने वाली नहीं, ठीक। बियर द्वीप कहाँ है? नॉर्वे में। ग्रीनलैंड डेनमार्क, ठीक। फ्रेंच जोसेफ द्वीप, ठीक, रूस में।
इस तरीके से आप लोग मैच करा लीजिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, 91 में कौन सही सुमेलित, इसमें दो राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण एनजीटी के बारे में बात किया जा रहा है, जो एक प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक, उसके बारे में इसमें दो ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। एनजीटी पर्यावरण न्याय उपबंध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि पीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए 92 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 92 नंबर सवाल कथन और कारण का है। ठीक है, कथन और कारण का है। तो इसमें से हमारा जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, ये हमारा पूरी तरीके से सही है और आर हमारा गलत है। अगला सवाल देख लेते हैं, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र देख लेते हैं, इसको मैच करा लेते हैं। चलिए आइए चलिए सिमलीपाल कहाँ पे पड़ता है। सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, दिहांग बिहांग कहाँ पड़ता है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दिहांग बिहांग अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक हमारा कहाँ पड़ता है, तो नोकरेक हमारा मेघालय में पड़ता है। ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पड़ता है, तो एचपी हिमाचल प्रदेश में। ठीक, इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए 94 सवाल देख लेते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 94, ठीक है, 94 में हमारा कौन सा सही है, तो 94 में हमारा ना तो एक सही और ना ही दो सही है। चलिए आइए खटाखट 95 में देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के संदर्भ में दिए गए नंबर 1 और नंबर 2 बताना कौन सा सही है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुँचने में प्रयोग योग्य ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहती है और कभी कभी नहीं बदलती है। तो आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए आइए आपको इसमें मैच कराना है सूची 1 से सूची 2 को। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं इसमें कौन सा हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आइए। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से होता है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण है उस किससे मापा जाता है, ठीक है, डेसिबल से। ठीक है, वैश्विक तापन, क्या वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इस तरीके से आप लोग इसको मैच करा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े फटाफट। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जलवायु वैश्विक परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही, कौन से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो समोच्च बांध, ये भी बात सत्य है। अनुपद सस्यायन, ये भी बात सत्य है। शून्य जुताई, ये भी बात सत्य है। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमको आगे बात करना है कि वन संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी, ये बात सत्य है। ठीक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था, ये भी बात सत्य है। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, इसकी बात कर लेते हैं। ये इसकी स्थापना 81 में हुआ था, ये भी बात सत्य है। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में हुआ था। तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से हमारा 98 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर सवाल देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या क्या मध्य प्रदेश में, बात सत्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में, ये भी बात सत्य है। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ कहाँ पे हैं वो, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। चलिए आइए, रणथंभौर में क्या है, बाघ है। ठीक, पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, मानस किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मानस एक गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, गेंडे के लिए यहाँ पे हाथी दिया हुआ, क्या गेंडे लिख देंगे। ठीक है, और गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गिर जो है वो सिंह के लिए, शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है।
चलिए, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए आइए, ठीक, तो इनमें से हमारा खाली ये कथन सही है। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पथ समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ठीक, 102 नंबर देख लेते हैं फटाफट। कथन और कारण की बात किया जा रहा है। कथन में क्या कहा रहा है? इनमें से खाली ए सही है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु समावेशी विकास था। समावेशिता की चुनौतियों के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना गया है? ठीक, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इनमें से हमारे गरीबी हो गया भैया, समूह असमानता हो गया, क्षेत्रीय असंतुलन हो गया, बेरोजगारी हो गया। इस तरीके से हमारे इसमें सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। चलिए आइए 104 नंबर देख लेते हैं। 104 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्थान करती है? ये बात बहुत सही है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो भैया एनएसओ करती है। क्या करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। किसकी? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एनएसओ करती है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। चलिए 105 नंबर सवाल देख लेते हैं। 105 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि ना तो एक सही ना तो दो सही, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए, तो चना ये गलत हो जाएगा। ठीक, मटर टिक्का रोग, सॉरी मटर बुकनी रोग, तिल क्या है? फाइलोडी रोग हो गया, और गन्ना लाल सड़न। ठीक, गन्ना लाल सड़न हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो चना है, चना में उकठा होता है। क्या? उकठा रोग होता है। ठीक, चलिए आइए आगे बात करते हैं। टिक्का तो मूंगफली में लगता है कि इसमें टिक्का रोग मूंगफली में। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सा? हरित क्रांति, कौन सा? हरित क्रांति अनाज उत्पादन के लिए, हरित क्रांति खाद्यान्न और अनाज के लिए, श्वेत क्रांति दूध के लिए, पीली क्रांति उर्वरक नहीं सरसों के लिए होती है, तो ये गलत हो जाएगा, और नीली क्रांति मछली के लिए होती है। ठीक, चलिए आइए 8 नंबर सवाल बात करते हैं। चलिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भैया जो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। कब? 1982 में हुआ था। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ठीक, स्वयं इसकी 1992 में स्थापना हुई थी। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। ये 1998 में, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, ठीक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, 1975 में। इस तरीके से आप लोग इसको क्रमबद्ध तरीके से लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए 9, कथन और कारण। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में संविलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। आपको बताना है, कथन कारण का सवाल है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 10, मेक इन इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से सही हो जाएंगे। चलिए 111 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित तरल पर संपत्तियों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं 11 नंबर। इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब 4 1 3 2। क्या? पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे पे ये आ जाएगा, चौथे पे ये आ जाएगा। आप लोग इसको मैच करा लीजिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल कह रहा है, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन का आकलन अनुमान करने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से पर्ण सम्मिलित किए गए हैं? चलिए, गेहूं हो गया, धान हो गया, तंबाकू हो गया, चीनी शक्कर हो गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सम्मिलित किए गए हैं। तो इनमें से पहला सम्मिलित किया गया है, दूसरा सम्मिलित किया गया है, चौथा सम्मिलित किया गया, तंबाकू इसमें से सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आइए बात करना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है,
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीति अनुमोदन बजट की मांग को घटा 1 रुपया कर दिया गया है। मितव्ययिता प्रस्ताव बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी गई है। सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया गया है। चलिए 114 नंबर सवाल देख लेते हैं। 114 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के चालू खाते का मुख्य आय स्रोत है? किसके? सरकार के चालू खाते का मुख्य आय स्रोत कौन सा है? निगम कर है, ठीक, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय है, ठीक, और उत्पाद शुल्क है। क्या? उत्पाद शुल्क है। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 115 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए तो इनमें से डी, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ये बात सत्य है। हार्स पावर शक्ति की इकाई है, ये भी बात सत्य है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी बात सत्य है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की चाल, अमीटर, विद्युत धारा, टैक्योमीटर, दबांतर, पायरोमीटर, उच्च ताप। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आइए कथन कारण का सवाल है। ठीक है, चलिए कथन कह रहा है कि लोहे का एक गोल पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही है और आर क्या है? गलत है। चलिए ये भी कथन कारक का है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा ए गलत है और आर सही है। चलिए आइए 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से केवल एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कथन और कारण का है। कह रहा बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंड बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। चलिए 121 नंबर देख लेते हैं। कांच के प्रिज्म से पारित होने पर श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश में विच्छेदित हो जाता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के अपवर्तन भिन्न होते हैं। ये हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे सवाल देख लेते हैं। अगला, सोडियम क्लोराइड और नेफ्थेलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है। तप्त जल के साथ निष्कर्षण से, शीत जल के साथ निष्कर्षण से, ऊर्ध्वपातन से, भापीय आसवन से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा ऊर्ध्वपातन से। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है। चलिए आइए कपूर का तापन, क्या कपूर का तापन की बात किया जा रहा है इसमें। तो कपूर का तापन ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक, कमरे के ताप तक जल वाष्प का शीतलन। क्या? कमरे के ताप के जल वाष्प का शीतलन संघनन की वजह से होता है। ठीक, अंडे का पकाया जाना। ठीक, अंडे का पकाया जाना जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, अंडे का पकाया जाना रासायनिक परिवर्तन, और कमरे के ताप पर जल वाष्प बनाना वाष्पन के कारण। आप लोग मैच करा लीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। कथन कारण की बात कर रहा है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कर। कठोर जल उपर्युक्त नहीं है।
किसके लिए नहीं है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। चलिए ठीक है, इनमें से कठोर जल जो होता है पीने के लिए होता है, साबुन से कपड़े धोने के लिए होता है, बॉयलर्स में प्रयोग किए जाने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। इसका मतलब हमारा चारों ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। चलिए आइए, फिर से मैच कराने के लिए दिया है सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें? पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें? फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग विस्फोटक बारूद बनाने में किया जाता है। ठीक, बारूद बनाने में किया जाता है। ठीक, और पोटेशियम सल्फेट, किसकी बात किया जा रहा है? पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। और पोटेशियम टटरेट बेकरी बनाने में किया जाता है। किसमें? बेकरी के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 के लिए कह रहा है जैसे, ठीक है, पक्षी क्या कह रहा है? जेनेटिक्स से हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? आनुवंशिकी के बारे में, वंशानुगत जेनेटिक्स। ठीक है, पक्षी अनिर्थोलॉजी, पक्षी किसके? अनिर्थोलॉजी हो गया। और पर्यावरण को हम इकोलॉजी, और जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी। इस तरीके से आप लोग मैच करा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। ठीक है, किसका? सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है। ठीक है, चलिए आइए। प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, खनिज उद्ग्रहण, जीव द्रव्य कला, ठीक, श्वसन, सूत्रकणिका, ठीक, प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम। ये ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए आइए 29 नंबर। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्री की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए आइए, क्या ये बात सत्य है? तो भैया ये जो है वो असत्य है, और आर जो हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कथन और कारण का है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। क्या है बात पूरी तरीके से सत्य है? हाँ, ए हमारा सही है और आर हमारा क्या है? गलत है। चलिए आइए अगला सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है। उपर्युक्त में से कौन से स्तनधारी जंतु पाए हैं? ठीक, किसके? स्तनधारी में कौन है? एक समुद्री गाय स्तनधारी में आती है, और एक समुद्री सिंह आता है। समुद्री घोड़ा स्तनधारी में नहीं आता। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कोशिका का प्रकार और प्रकार। ठीक, इसको हमें क्या कराना है? मैच कराना है। लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक, श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है? संक्रमण से संघर्ष करता है। ठीक, पट्टिकाणु क्या करता है भैया? तो ये रक्त के थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। और प्लाज्मा विलयित पदार्थों का वाहक होता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग मैच करा लीजिए कि कौन सा इनमें से सही है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इनमें से जो सही सुमेलित न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर से आ गया जनन ग्रंथि। किसके बारे में बात किया जा रहा है? जनन ग्रंथि के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए आइए, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, इसको मैच करा देंगे। ठीक, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय, इंसुलिन, ठीक है, और अधिवृक्क कार्टिसोन, इसको मैच करा देंगे। ठीक, चलिए आइए अब आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। आपको बताना है कि इनमें से विटामिन ए संतरे के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें दूध, अंडा, पनीर, मछली ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए 36 नंबर। ठीक है,
जुलाई 2023 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस राज्य में आए थे, आपको बताना है। इनमें से कौन सा आपका सही है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात में आए थे। ठीक, अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था, कोच्चि में किया गया था। ठीक है, चलिए आइए अगला। जनवरी 2024 में किसको भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है टाटा पे। ठीक, टाटा पे। ठीक, चलिए आइए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं। ठीक, कथन और कारण का है। ठीक, दिसंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा गठित 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग का सचिव सुमन बेरी को बनाया गया है। ठीक, 139 में क्या हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, बाकी आर हमारा गलत है। ठीक, चलिए 140 नंबर देख लेते हैं। 140 नंबर में हमारा कौन सा विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 से संबंधित इनमें से कौन सा सही है। इस सूचकांक में यूएसए ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। इस रैंकिंग में भारत को 49वें स्थान पर रखा गया था। तो हाँ भैया, इनमें से दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए 141 नंबर देख लेते हैं। 141 नंबर हमारा कह रहा है कथन और कारण का, COP28 के दौरान लॉन्च किए गए ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में कुल 10 देश शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन है। इनमें से कौन सा हमारा सही सुमेलित है, तो इनमें से हमारा सही सुमेलित क्या है, 2 सही सुमेलित है, एक हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 42 नंबर में हमारा कौन सा सही है, तो 42 नंबर में हमारे जनवरी 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्सपोसैट ठीक उपग्रह को PSLV C58 प्रक्षेपण के माध्यम से प्रक्षेपित किया था। ये बात सही है। हाँ, एक्सपोसैट खगोलीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन से अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान से जुड़ा है। ठीक, ये दोनों बात हमारे सही हैं। ठीक, चलिए आइए 143 नंबर। सितंबर 2023 में भारत सरकार ने किस देश में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। 143 नंबर हमारा क्या है, बी, तिमोर लेस्ते में। ठीक, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 44 नंबर में हमारा कौन सा सवाल, चलिए 44 नंबर हमारा कौन सा सवाल सही है। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो इनमें से हमारे दोनों, आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है, ये भी सही है। ठीक, चलिए आइए 45 नंबर। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो भैया NTPC कहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। 13वीं की बात किया जा रहा है। महारत्न में इस समय 16 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक, 16वां NTPC है। ठीक है, चलिए 146 में सितंबर 2023 में प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वें स्टील्थ युद्धपोत का जलावरण अरब सागर में किया गया है। उसे नाम दिया गया INS नीलगिरी, INS तारागिरी, INS विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो INS महेंद्रगिरी सही हो जाएगा। ठीक, 147 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक, तो इनमें से यह पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आपको बताना है 148 में इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इनमें से हमारा काजिंद 2023 ये सही नहीं है, ये कजाकिस्तान के साथ हुआ था। बाकी एक्स विनबैक्स भारत और वियतनाम, सूर्य किरण ठीक भारत नेपाल, बोंगोसोर भारत एवं बांग्लादेश, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। 149 नंबर देख लेते हैं कि, चलिए 149 नंबर में हमारा कौन सा, हमारा दोनों 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 200 मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ठीक है, भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। झांसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस तरीके से हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं फटाफट। सितंबर 2023 में डेनियल नामक तूफान ने किस देश में व्यापक जनधन की हानि किया था। ठीक है, तो लीबिया में। ठीक है, ओके।